नमस्कार। आज हम बात करेंगे मुस्लिम मैरिज पर। जब बात आती है मुस्लिम मैरिज की, तो सबसे पहले हमको ये भी जान लेना चाहिए कि मुस्लिम धर्म क्या है। जब हम मुस्लिम धर्म की बात करते हैं, तो एक ऐसा धर्म, एक ऐसा पवित्र धर्म जो अल्लाह के रास्ते पे चलता है। अल्लाह जिस बात को कहता है, उसके हिसाब से चलता है। पवित्र कुरान शरीफ में जो कुछ लिखा है, उसके हिसाब से चलने वाला व्यक्ति सच्चा मुसलमान होता है। इस्लाम में जो कुछ बात बताई गई है, जो एक सच्चे मुसलमान को करनी चाहिए, वो 5 कृत्य है जो निर्धारित है, जिसमें कलमा पढ़ना। कलमा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज पढ़ना यानी प्रत्येक सच्चे मुसलमान को नमाज पढ़नी चाहिए। रोजा रखना, रमजान के महीने में रोजा रखना बहुत अच्छा बताया गया है। जो व्यक्ति रमजान के महीने में रोजा रखता है, उसकी तमाम मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जकात, प्रत्येक मुसलमान को अपनी आमदनी का 40वां हिस्सा दान देना चाहिए। इससे उन गरीबों का भला होता है। इसके साथ साथ हज एक इम्पॉर्टेंट है, यानी एक मुसलमान को अपने जीवन में कम से कम एक बार हज की यात्रा करनी चाहिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे मुस्लिम मैरिज पर। जैसा कि हम जानते हैं कि मुस्लिम मैरिज दूसरे धर्मों के मैरिज से अलग तरीका है। यहाँ पर मुस्लिम मैरिज में हम जनरली एक बात कहते हैं कि यह एक समझौता है। इस बारे में हम नेक्स्ट स्टेप पे बात करते हैं। मुस्लिम मैरिज के अगर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण को देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि काफी सालों से काफी चेंजेस मुस्लिम मैरिज में दिखाई पड़े। खासकर के एम कपाड़िया की पुस्तक मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया में, और जो जिक्र किया गया है मैरिज इन अर्ली अरेबिया, डबल रॉबर्टसन स्मिथ का जो लेख है, उसके जरिए किनशिप एंड मैरिज इन अर्ली अरेबिया में जिक्र किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो अरबियन समाज था, अरबियन के जो कबीलाई समाज था, उसमें बहु विवाह प्रथा प्रचलित थी। अरब समाज के कबीले आपस में लड़ा करते थे। मात्र सत्तात्मक व्यवस्था इन कबीलों की विशेषता थी। यानी एक तरह से वहां पर मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, और माँ सत्तात्मक आधार पर, माता की सत्ता के आधार पर सारे सिस्टम चलते थे। नारी को यौन क्षेत्र में एक तरह से स्वतंत्रता प्राप्त थी। उसे अपना पति चुनने का पूरा आजादी थी। वह अपने पति को जब चाहती बुलाती और उसके बाद उसको निकाल देती। इस तरह का एक दृष्टिकोण दिखाई पड़ता था। संतान पर पत्नी से संबंधितियों का अधिकार रहता था, और बच्चों का लालन पालन भी एक तरह से उसी आधार पर होता था। इस्लाम का जो पूर्ववर्ती समाज था, उसमें अनेक तरह के विवाह का प्रचलन दिखाई पड़ता था। लोग कितने कितने मैरिज करते थे, कितने तरह का दृष्टिकोण था। लेकिन समय के साथ साथ ये बदलाव आया, और उस बदलाव के फलस्वरूप एक वर्तमान जो दृष्टिकोण हमको दिखाई पड़ता है इस्लाम में, वो दृष्टिकोण सामने आया। मुस्लिम विवाह के अगर हम प्रकृति पे जाएं, उसके उद्देश्यों पे जाएं और उसके अर्थ पे जाएं, तो हमको एक किताब नजर आती है, प्रिंसिपल्स ऑफ मुस्लिम लॉ, डी.एफ. मुल्ला की। और इसके अलावा एक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम, अमर इल्ल की। इस पुस्तक के जरिए हमको बहुत सारी बातें पता चलती हैं। एक बात तो ये है कि हम सभी जानते हैं कि मुस्लिम विवाह एक तरह का एक समझौता है, जो दो पवित्र व्यक्तियों के बीच स्थापित किया जाता है, जिसमें एक तरह से गवाहों की उपस्थिति में ये एक समझौता किया जाता है। इसके साथ साथ यानी एक तरह से ये इसका एक मेन उद्देश्य भी है कि मुस्लिम विवाह एक समझौता है, एक स्त्री और पुरुष के बीच का ऐसा मिलन है जो समझौते से तय होता है। इसके साथ ही साथ मुस्लिम विवाह संतानोत्पत्ति के लिए किया जाता है। यानी क्योंकि जब तक कि विवाह नहीं होगा, तब तक जो संतानें पैदा होंगी उनको अवैध कहा जाएगा। लेकिन विवाह के पश्चात जो संतानें पैदा होंगी, वो एक तरह से वैध कहलाएंगी। इसलिए मुस्लिम विवाह का जो दूसरा उद्देश्य है, जो बहुत मुख्य उद्देश्य है, ताकि अ, आगे की लाइफ चले, समाज आगे बढ़े, समाज का कल्याण हो, इसके लिए संतानों का होना बहुत जरूरी है। इसलिए दूसरा उद्देश्य इसका कहा जाता है एक तरह से संतानोत्पत्ति। तीसरा जो उद्देश्य है, एक तरह से जिसको हमने हिंदू समाज में कहा रति क्रिया, एक तरह से यौनिक इच्छाओं की पूर्ति। यौनिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक तरह से मुस्लिम विवाह किया जाता है।
कोई भी विवाह की बात करते हैं तो यौनिक इच्छाओं को वैधता प्रदान करने के लिए एक तरह से विवाह किए जाते हैं। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, समझौते की बात करते हैं, तो समझौते में कानूनी व्यवस्थाओं में जो एक बात आती है ऑफर, एक तरह का प्रस्ताव रखा जाता है। प्रस्ताव रखा जाता है और उस प्रस्ताव के आधार पर अगर उसकी स्वीकृति मिल जाती है और साथ में उसमें कुछ कंसिडरेशन भी है, कुछ प्रतिदेय है, उस प्रतिदेय का होना बहुत ज़रूरी है। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं एक तरफ ऑफ़र है, एक एक्सेप्टेंस है और कंसिडरेशन। ज़्यादातर जो एक्सेप्टेंस है, लड़की पक्ष वाला द्वारा होता है, प्रस्ताव लड़के के पक्ष द्वारा किया जाता है। इस तरह से और साथ में कंसिडरेशन बहुत ज़रूरी है। इसके साथ-साथ मैरिज प्रपोज़ल बाय दूल्हा, यानी एक तरह से वर पक्ष द्वारा मैरिज का प्रपोज़ल किया जाता है दुल्हन के लिए। दुल्हन के सामने प्रपोज़ल रखा जाता है। और इसके साथ ही साथ इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसमें खासकर समझौते की बात जब आती है, तो समझौते में एक तरह से विटनेस का होना ज़रूरी है, यानी गवाह का होना ज़रूरी है। ये गवाह 2 पुरुष हो सकते हैं, पुरुषों के ज़रिए गवाही दी जा सकती है या फिर ये हो सकता है कि एक व्यक्ति हो और 2 महिलाएँ हों। ये भी देखा जा सकता है गवाह में और बहुत इम्पोर्टेंट है जो मुस्लिम विवाह में दिखाई पड़ता है डॉवर, यानी यहाँ पर मेहर। मेहर एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो प्रत्येक मुस्लिम मैरिज में आवश्यक रूप से किया जाता है। वो बात अलग है कि कई तरह का होता है, लेकिन एक ये एक ऐसी संपत्ति है दुल्हन की ब्राइड की कि जो होना बहुत ज़रूरी हो। इसके अभाव में ये विवाह संपन्न नहीं होता। इसलिए मुस्लिम विवाह में एक चीज़ दिखाई पड़ती है मेहर जो एक तरह से एक महिला के लिए एक सुविधाजनक चीज़ है, जो कि बहुत सारे धर्मों में नहीं होता है। मुस्लिम मैरिज की शर्तों की बात बात करते हैं। जब मुस्लिम मैरिज की शर्तों की बात आती है, तो पहली शर्त ये है कि लड़का और लड़की, ब्राइड और ग्रूम दोनों का मुस्लिम होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो मुस्लिम नहीं हैं, तो उनके बीच मैरिज नहीं हो सकती। इसके साथ ही साथ मिनिमम एज 15 साल, 15 साल से छोटे पे वो बालिग नहीं माना जाएगा। वैसे तो वर्तमान समय में ये हम कह सकते हैं 18 साल है, लेकिन मुस्लिम मैरिज के हिसाब से 15 साल मिनिमम एज है। इससे छोटा लड़का या लड़की नहीं होनी चाहिए। इसके साथ-साथ शादी के समय, निकाह के समय लड़का या लड़की कोई भी पागल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो पागल है, तो वो मैरिज करने का अधिकारी नहीं है। तो एक तरह से ये चीज़ विशेष रूप से कही गई है। इसके साथ-साथ जब मैरिज का की एक्सेप्टेंस की बात आती है, तो उस स्थिति में हम ये देखते हैं कि दोनों फ्री माइंड होने चाहिए, यानी स्वतंत्र चित्त होने चाहिए। अगर वो स्वतंत्र चित्त नहीं है, तो वो मैरिज नहीं हो सकती। अगर किसी दबाव में कोई मैरिज की जा रही है तो वो चीज़ नहीं मानी जाएगी। इसलिए जो विवाह की जो स्वीकृति है वो फ्री स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए, अर्थात उसमें किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। इसके साथ-साथ जब शर्तों की बात करते हैं तो मुस्लिम विवाह में 2 गवाह का होना ज़रूरी है। 2 गवाह जो कि पुरुष हो सकते हैं या फिर 1 पुरुष 2 महिलाएँ हो सकती हैं। यानी ये गवाह किसी भी मुस्लिम मैरिज में होने अति आवश्यक है। खासकर जब जिस समय निकाह हो तो उस निकाह के समय में काजी का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने अभी इससे पहले वाले वीडियो में आपसे हिंदू मैरिज की बात की, तो वहाँ जिस तरह से एक पंडित का होना ज़रूरी है, यहाँ इसी तरह से काजी का होना ज़रूरी है। काजी के अभाव में मुस्लिम मैरिज नहीं की जा सकती, क्योंकि काजी ही ये सारी प्रोसेस को करवाता है। तो इसलिए मैरिज का जो एक्सेप्टेंस है, मैरिज की जो स्वीकृति है, मैरिज का जो प्रोसेस है, वो काजी की निगरानी में किया जाता है। इसके साथ-साथ एक व्यक्ति, एक पुरुष 4 महिलाओं से विवाह निकाह कर सकता है, ऐसा प्रावधान बताया गया है। खासकर जब हम अर्ली अरेबिया की बात कर रहे थे, एक ऐसा काल था जिसमें कोई किसी तरह का कोई नियम कानून नहीं था, स्वतंत्र रूप से थे। ऐसी स्थिति में एक तरह से एक ऐसी व्यवस्था की गई कि कम से कि 4 से अधिक मैरिज नहीं की जा सकती। एक वो बात अलग है कि उस समय का काल इस तरह का था और उस समय ये नियम रखा गया और ये नियम वर्तमान समय तक चल रहा है। यानी एक मुस्लिम, एक पुरुष 4 महिलाओं से विवाह कर सकता है। लेकिन एक महिला
केवल एक पुरुष से ही विवाह कर सकती है, निकाह कर सकती है। इसलिए ये कहा जाता है कि ये दृष्टिकोण का नियम का पालन आवश्यक रूप से किया जाता है। इसके साथ साथ अभी हम जो बात कर रहे थे मेहर, मेहर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मुस्लिम महिला के लिए उसकी एक संपत्ति है, उसका एक पार्ट है, उसकी अपना है, जिससे कि उसका जीवन चलता है। खासकर तलाक की स्थिति में भी उसकी मदद करता है, यानी वो क्या है, मेहर। मेहर का होना बहुत जरूरी है। मेहर कभी-कभी उसी समय दिया जाता है, कभी-कभी बाद में के लिए तय कर दिया जाता है, कभी-कभी तलाक के समय वो निश्चित किया जाता है। इस तरह से मेहर का होना बहुत जरूरी है। खासकर मैरिज के समय एक महिला का नॉर्मल होना जरूरी है। जैसे कि हमने कहा, व्यक्ति का पागल नहीं होना चाहिए, उसी तरह से हम कहेंगे नॉर्मल होना जरूरी है, यानी सामान्य होना जरूरी है। अगर वो सामान्य नहीं तो उस स्थिति में भी वो मैरिज नहीं कर सकती। यानी अ, जहाँ पुरुष का की बात की जाती है, वहीं पर मैन और वुमेन, ब्राइड और ग्रूम दोनों का एक सामान्य स्थिति में होना बहुत जरूरी है। खासकर जब एक बात थी कि मुस्लिम मैरिज में निकट के संबंधों में विवाह होता है, लेकिन ऐसा नहीं। मुस्लिम मैरिज में भी निकट के संबंधों में मैरिज नहीं हो सकती। खासकर जब हम बात करते हैं मुस्लिम में, कोई भी माता, दादी, पुत्री, दोहती, सगी बहन, चाची, मौसी तथा भाई बहन की लड़कियों से विवाह नहीं कर सकता, जो कि गलत माना जाता है। लेकिन एक तरह से ये विवाह एक तरह से निषिद्ध है। लेकिन भाइयों की संतानों में आपस में विवाह हो सकता है। इस तरह से इस नियम का पालन करना प्रत्येक मुस्लिम का कर्तव्य है। यानी निकट के रिश्तों में मैरिज नहीं होती। एक तरह से जब कोई तीर्थ यात्रा पे हो, मैरिज का रिलेशन, मैरिज का संबंध अलाउ नहीं है, यानी मैरिज नहीं हो सकती। यानी तीर्थ यात्रियों के साथ, यानी तीर्थ यात्रा के समय इस तरह की मैरिज संबंधित दृष्टिकोण नहीं देखा जाता। इस तरह से हम ये देखते हैं कि मुस्लिम मैरिज की इन शर्तों का पालन करते हुए मुस्लिम मैरिज की जा सकती है। करते हैं मुस्लिम मैरिज में मेहर की। मेहर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मुस्लिम विवाह में मेहर का होना अति आवश्यक है। जहां पर हम देखते हैं दहेज की बात की जाती है, जहां दहेज दिया भी जाता है, लिया भी जाता है, लेकिन मेहर का जो दृष्टिकोण है मुस्लिम समाज में, वह अपने आप में एक अनोखा दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण को ये कहा जाता है कि इसके अभाव में मुस्लिम मैरिज कंप्लीट नहीं मानी जाती। इसलिए इसमें मेहर के कई स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। एक तो है स्पेसिफाइड मेहर, यानी निश्चित मेहर। यह मेहर की वो राशि है जो दोनों पक्षों द्वारा विवाह के पूर्व या विवाह के समय निश्चित कर ली जाती है। कभी कभी मेहर की यह राशि निर्धारित विवाह के पश्चात भी होता है। तो मेहर की राशि में ये पैसे जितने भी निश्चित किए जाते हैं वो तय कर दिए जाते हैं। दूसरा है प्रॉपर मेहर, उचित मेहर। यह जो मेहर की राशि है, अदालत निश्चित करती है। जब विवाह के पूर्व या विवाह के समय मेहर की राशि निश्चित नहीं की जाती, उस ऐसी स्थिति में अदालत लड़के और उसके पिता की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये राशि निश्चित की जाती है। इसके साथ साथ प्रॉम्प्ट मेहर, यानी सत्वर मेहर। यह मेहर वह है जो विवाह के समय या विवाह होते ही तुरंत दी जाती है। विवाह के समय दी जाती है या उसके तुरंत बाद दी जाती है। इस मेहर के लिए पत्नी द्वारा जब भी मांग की जाती है, तभी फौरन देनी पड़ती है। इस तरह से इस मेहर का प्रचलन बहुत कम हो गया है। डिफर्ड मेहर, यानी डिफर्ड डॉवर, यानी स्थगित मेहर। खासकर ये वह मेहर है जो विवाह के समाप्त होने पर चुकाई जाती है, और विवाह या किसी एक पक्ष की मृत्यु या विवाह विच्छेद होने पर, समाप्त होने पर ये मेहर दिया जाता है। दोनों पक्ष ये निश्चित कर सकते हैं ये कितना मेहर है। यानी एक तरह से ये 3-4 तरह का मेहर का दृष्टिकोण देखने में आता है। मुस्लिम मैरिज में के विभिन्न स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। जो जैसे कि जो पहला अहम विवाह का स्वरूप है वो निकाह है, जिसको हम परमानेंट मैरिज कहते हैं। अर्थात यही वास्तविक रूप से मुस्लिम समाज में बहुत अच्छा माना जाता है। निकाह की बात, यानी निकाह जो स्वतंत्र चित्त मुसलमान के साथ आपस में किया जाता है। सही में विवाह का यही एक तरीका है।
साधारण तरह से ये स्थायी प्रकृति का होता है, यानी परमानेंट प्रकृति का होता है। इसमें पति पत्नी की पारस्परिक सहमति होती है तथा विवाह विच्छेदन नहीं होने तक चलते रहते हैं। यानी एक तरह से कहा जाए, परमानेंट मैरिज निकाह बहुत इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम धर्म के हिसाब से मुस्लिम में विवाह का इसी प्रकार को ज्यादातर मान्यता प्राप्त है। इसके साथ ही साथ विवाह का एक दूसरा स्वरूप है मुताह, टेम्परेरी मैरिज। खासकर एक ऐसा दृष्टिकोण रहा है जब कोई मुस्लिम्स, खासकर मुसलमानों में सुन्नियों के अनुसार केवल स्थायी विवाह ही हो सकता है, परंतु शियाओं के अनुसार अस्थायी विवाह भी हो सकता है, जिसे मुताह विवाह कहते हैं। मुताह विवाह के लिए आवश्यक है कि सहवास का समय निश्चित हो। यहाँ पर सहवास का समय निश्चित होता है। यह एक दिन भी हो सकता है, एक महीना भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है। यानी ये अवधि पहले से ही निश्चित हो जाती है और उस आधार पर ये विवाह किया जा सकता है। खासकर इसमें बच्चों के जो पिता हैं वो वही रहेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में किसी तरह का कोई दृष्टिकोण स्त्री को नहीं प्राप्त होता है। चूंकि एक टेम्परेरी टाइप का मैरिज है, इसलिए उसमें एक राशि निश्चित कर दी जाती है, वो राशि दे दी जाती है यानी स्त्री को, लेकिन बाकी सारी सुविधाएं उसको नहीं दी जाती। एक तरह का ये टेम्परेरी मैरिज जो बहुत अच्छा नहीं बताया गया है। इसके साथ साथ एक विवाह का स्वरूप है फासिद विवाह। विवाह के बीच कोई कठिनाई ना आए, अर्थात किन्हीं कारणों से अनियमितताएं दूर हो जाएं, तो उन्हें दूर करते हुए यह विवाह कर लिया जाए। इस ऐसी बात कही जाती है। ऐसे विवाह में आने वाली कठिनाइयों, अनियमिततापूर्ण को दूर करने के लिए ये विवाह नियमित किए जाते हैं। खासकर इस विवाह को भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। खासकर जब कोई मुसलमान पांचवी स्त्री से या किसी मूर्ति पूजक स्त्री से या बिना गवाहों की उपस्थिति में विवाह करे, तो ऐसे विवाह को फासिद विवाह कहा जाता है। जैसे कि हमने मुस्लिम मैरिज के साथ साथ जब हमने हिंदू मैरिज की बात की थी, वहां पर राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, इस तरह का दृष्टिकोण था, जो कि समाज में यह गंधर्व विवाह का दृष्टिकोण था, जो बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन समाज के में ये कि उनको रहना है, तो ऐसी स्थिति में उसको मान लिया जाता था। तो ऐसा विवाह भी वास्तव में वही होता है, यानी फासिद विवाह, जो कि एक तरह से इरेगुलर मैरिज है, जो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इस तरह का विवाह का एक स्वरूप भी दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ एक विवाह का स्वरूप इलीगल मैरिज या बातिल विवाह का दृष्टिकोण कह सकते हैं। ये इसको इलीगल मैरिज या अवैध विवाह भी कह सकते हैं। मुस्लिम समाज में वह विवाह जो शरीयत अधिनियम की शर्तों के अनुसार नहीं किया जाता है। दूसरे दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं जब पति पत्नी के संबंधों को रोका ना जा सके और वे आपस में तलाक लेने को राजी ना हो, ऐसे विवाह को बातिल विवाह कहा सकता है। मतलब पति पत्नी आपस में रह नहीं सकते साथ में, लेकिन किसी ना किसी तरह से टाइम पास कर रहे हैं, तो इसमें बातिल विवाह का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसमें दृष्टिकोण में कहा जाता है अभिनेत्री नरगिस और सुनील दत्त के बीच का विवाह भी इसी रूप में कुछ लोग के हिसाब से है। मैरिज के विभिन्न रस्मों के बारे में बात करेंगे इस स्टेप पे। हम बात कर रहे हैं मुस्लिम मैरिज की। जनरली एक बात कही जाती है मुस्लिम मैरिज के संदर्भ में, यह है एक सामाजिक समझौता है, कॉन्ट्रैक्ट है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक स्त्री और पुरुष के बीच का समझौता है, एक ऐसी संविदा है। एक संविदा कहने का, कॉन्ट्रैक्ट कहने का ऐसा चलन वर्तमान समय तक चल रहा है जैसे वो संस्कार ना हो। लेकिन जब हम बात करते हैं तो बिजनेसमैन की, जो आपस में तय करते हैं, बाकायदा कागज पे लिख के तय करते हैं। लेकिन जब कोई समय के साथ साथ कोई विपरीत स्थिति आती है, किसी के बच्चा बीमार होता है, किसी का बच्चा फॉरेन जाना होता है, तो दूसरा उसका साथी उसकी मदद करता है, आंतरिक रूप से उसके साथ जुड़ता है। वहां तो वो दो दोस्त हैं, दो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो लिखित रूप में समझौता करते हैं। लेकिन यहाँ तो दो पवित्र लोगों का, एक स्त्री और पुरुष का आपस में मिलन है, जो जीवन भर साथ रहते हैं। ऐसे में उसको केवल समझौता कहना, संस्कार न कहना उचित नहीं है। वास्तव में ये भी समझो संस्कार ही है। केवल सिंबॉलिकली बहुत से एक्टिविटीज कही जाती है, समझौता है, जो कि बहुत सारे मैरिज में, बहुत सारे धर्मों के मैरिज में होता है। इसलिए मुस्लिम विवाह एक समझौता है, वो ठीक है, लेकिन आंतरिक रूप से एक स्त्री पुरुष जीवन भर साथ रहते हैं।
वो एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते हैं। एक सिंबॉलिक है, एक सिस्टम है कि मुस्लिम भाई समझौता है। एक किताब है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इस्लाम, उसमें विभिन्न तरह की रस्मों के बारे में जिक्र किया गया है। अब हम इस रस्मों के बारे में बात करते हैं। एक पहली रस्म है मंगनी। जब हम मंगनी की बात करते हैं तो मंगनी की रस्म, इस रस्म में विवाह की एक तरह से स्टार्टिंग होती है। खासकर जब हम मुस्लिम मैरिज की बात करते हैं तो मुस्लिम मैरिज में वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से लड़की मांगी जाती है। अर्थात जब मंगनी की रस्म में ये चीजें तय हो जाती हैं और स्वीकार कर लिया जाता है, यानी स्वीकार कन्या पक्ष द्वारा किया जाता है, और स्वीकार करने के बाद, सहमति होने के बाद अंगूठी या कड़े भेंट किए जाते हैं। वर्तमान समय में इसमें और धनराशि हो सकती है और उपहार हो सकते हैं, लेकिन मंगनी की रस्म में वर पक्ष द्वारा मांगी जाती है। इसके साथ साथ इमाम जामन। इमाम जामन की रस्म एक तरह से चांदी या सोने का सिक्का होता है, जिसमें जो एक सिल्क के कपड़े में लपेट कर वर की मां कन्या की बाह में बांधती है। इस तरह इमाम जामन की रस्म पूरी होती है। इसके साथ साथ माजा, ये एक तरह का एक इस पर्टिकुलर प्रोसेस में एक तरह का पीला वस्त्र होता है, जिसमें पीला वस्त्र धारण करके ये कृत्य निकाह से कुछ दिन पहले तक होता है, जिसमें जो नाइन होती है वो कन्या की उबटन वगैरह लगाती है, और इसी तरह से वर के नाई उबटन लगाता है। ये प्रोसेस निकाह के समय तक चलता रहता है। तो माँ की रस्म कही जा सकती है। इसके साथ साथ एक रस्म है मेहंदी, बहुत ही इम्पोर्टेंट रस्म है, जो कन्या को विवाह से पहले उसके हाथों पे मेहंदी लगाई जाती है, तमाम तरह के डिफरेंट डिजाइन्स तैयार करके। इसका काफी चलन है, इसमें बहुत सारे गीत होते हैं इस पर्टिकुलर रस्म के समय में, और उस गीतों के साथ साथ ये रस्म पूरी होती है। कई फिल्मों में इस मेहंदी की रस्म को अच्छी तरह से दिखाने का प्रयास किया गया है, लेकिन इसमें काफी खुशी होती है, और इसमें जो कन्या होती है, जो वधू होती है, वो बड़ी प्रसन्नचित मत से इस पर्टिकुलर प्रोसेस को पूरा करती है। साची, इस रस्म में कन्या को मेहंदी और अन्य उपहार दिए जाते हैं, गिफ्ट के रूप में दिए जाते हैं। खासकर निकाह के समय कन्या के पहनने हेतु कीमती वस्त्र या आभूषण वर के यहाँ भेजे जाते हैं। वर बहुत सारे आभूषण को, बहुत सारे गिफ्ट्स को, जो कि कन्या की पसंद के होते हैं, वो सारी चीजें एक थालों में सजा के गिफ्ट के रूप में भेजे जाते हैं कन्या के घर पे। इसके साथ साथ बारात, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है या कहा जाए रस्म है, जिसमें वर के सारे दोस्त, यार, रिश्तेदार, वो सारे इकट्ठे होके, तैयार होके, अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके बड़ी खुशी से बस के जरिए या और अन्य किसी चीज के जरिए वधु के घर पहुंचते हैं, ब्राइड के घर पहुंचते हैं। और इस सारे प्रोसेस को एक बारात का नाम दिया गया है, ताकि सारे के सारे लोग खुशी से कन्या को लाने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। तो इसके साथ साथ वेलकम, वेलकम भी एक रस्म, जब बारात वहां पर पहुंचती है, कन्या के वधु के घर पहुंचती है, तो वहां उनका आदर सत्कार किया था। हिंदू मैरिज में मधुपर्क हमने नाम दिया था। यहाँ पर वेलकम, स्वागत कहा जा सकता है, जो कन्या के घर पे सारे अतिथियों का, जो वर्ग के साथी थे, उन सबका आदर सत्कार किया जाता है, और उनको तमाम तरह के फूलों से उनकी स्वागत किया जाता है, उनको मालाएं पहनाई जाती है, उनके ऊपर इत्र छिड़का जाता है, और उनका वेलकम किया जाता है। अब इसके बाद निकाह, निकाह एक इम्पॉर्टेंट रस्म है, यानी मेन तो निकाह है। जब निकाह की बात आती है तो उसमें वर और कन्या दोनों आभूषणों से, वस्त्रों से सुसज्जित रहते हैं, दोनों आमने सामने बैठते हैं, बीच में एक पर्दा रहता है। इस प्रोसेस में काजी का होना बहुत जरूरी है, साथ में दो गवाह का, जो पुरुष गवाह का होना जरूरी है, या एक पुरुष है और दो स्त्री है, तो उस तरह की स्थिति में भी ये विवाह तमाम जितने बाराती हैं, जितने इष्ट मित्र हैं, वो आपस में आसपास बैठे रहते हैं, और इस प्रोसेस को पूरा किया जाता है। काजी साथ में कन्या के माँ बाप, और इस तरह से वर के माँ बाप आसपास बैठे रहते हैं, और काजी इस प्रोसेस को पूरा करता है। काजी पूछता है, दोनों की सहमति होने के बाद ही निकाह का
प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। उसके बाद सलामी। विवाह के पश्चात जो वर होता है सब बड़े बूढ़ों को, सभी दोस्तों यारों को, सबको सलामी करता है, अर्थात सबसे आशीर्वाद प्राप्त करता है। इस प्रोसेस को पूरा किया जाता है। वलीमा। वलीमा एक ऐसा प्रोसेस है जो एक तरह से डिक्लेरेशन ऑफ निकाह यानी डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज, यानी ये कहा जाता है कि विवाह हो गया है। एक तरह से रिसेप्शन पार्टी जिसमें वर और वधू एक स्थान पर बैठते हैं, सब उनको गिफ्ट देते हैं, इस तरह से इस वलीमा और सब लोग भोजन करते हैं और आशीर्वाद देते हैं, खुशी जाहिर करते हैं। ये प्रोसेस इस तरह से पूरा होता है। चौथी की रस्म, मैरिज के चौथे दिन एक तरह से कन्या को ले जाने का प्रोसेस है, कन्या के घर ले जाने का प्रोसेस है। तो ये चौथी की रस्म की जाती है। इस ये एक तरह से कुछ लोग का कहना है कि ये रस्म एक तरह से सुहागरात की स्थिति को भी इससे संबंधित है। इस तरह की ये रस्म पूरी की जाती है। यानी चौथी एक इम्पॉर्टेंट रस्म है। एक तरह से रिचुअल्स, इन रिचुअल्स के जरिए ये प्रोसेस पूरा होता है। समान तौर से अगर हम मुस्लिम समाज की बात करें तो मूर्ति पूजक स्त्री से विवाह करने की अनुमति कुरान नहीं देता। यानी मूर्ति पूजक स्त्री से विवाह एक मुस्लिम को नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ अपवादों के साथ साथ ओल्ड टेस्टामेंट में पुरोहित संहिता में लिखित है कि किनशिप की निषिद्ध पीढ़ियों के अंतर्गत आने वाले लड़के और लड़कियों में विवाह मना है। एक औरत किसी भी ऐसे पुरुष से विवाह नहीं कर सकती जो मुसलमान ना हो, अर्थात मुसलमान होना जरूरी है। इस तरह से ये सारी रस्में पूरी होती है।